नाउ लेट अस स्टार्ट विथ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। ओके, रिटर्न्स क्या होता है? गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक जरिया होता है। ओके, इट इज अ ब्रिज through which the information of taxpayer is reached to the government. Okay, so the government has specified various return forms, okay, जो आपको भरना पड़ेगा by some specified due dates, ताकि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आया समझ में? ओके, सो GSTR1, GSTR1 इज फॉर आउटवर्ड सप्लाईज। ओके, आउटवर्ड सप्लाईज मतलब अगर मैंने सेल किया, मुझे GSTR1 में रिपोर्टिंग करना होगा। समझा? GSTR1 में किस किस को रिपोर्ट करना है? सारे ही रजिस्टर्ड पर्सन को करना है, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पर किसको नहीं करना? जिनके लिए अलग रिटर्न्स है, अलग रिटर्न के फॉर्म्स है, उनको नहीं करना। किन के लिए अलग अलग रिटर्न्स के फॉर्म है? ISD GSTR6, NRTP GSTR5, कंपोजिशन पर्सन GSTR4, टैक्स डिडक्टर GSTR7, कलेक्टर GSTR8, OIDR सर्विस प्रोवाइडर GSTR5A। ओके, इन लोगों को GSTR1 नहीं करना। समझ में? मतलब जिन लोगों के लिए अलग अलग रिटर्न है, उनको GSTR1 नहीं करने का। ओके, CTP के लिए कोई अलग रिटर्न नहीं है, इसके लिए वो GSTR1 एंड 3B फाइल करता है। GSTR1 फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? ओके, GSTR1 कैन बी क्वार्टरली और मंथली। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है, इट कैन बी क्वार्टरली। इफ इट इज मोर देन 1.5 CR, इट हैज टू बी मंथली। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा, उसके 13th तक आपको GSTR1 फाइल करना है। ओके, एंड अगर मंथली है तो अगले महीने की 11 तक आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटेल्स आपको GSTR1 में ही डालना पड़ता है। GSTR1 में और क्या क्या आता है वो सुनो। GSTR1 में सेल्स का डिटेल आता है, क्रेडिट नोट का डिटेल आता है, डेबिट नोट का डिटेल आता है, एंड इनवॉइस नंबरिंग आता है। ओके, दिस 4 आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ GSTR1। ओके, और अगर आपने पिछला 2 GSTR3B फाइल नहीं किया, अगर आपने पिछला 2 GSTR3B फाइल नहीं किया, तो आपको करंट मंथ का GSTR1 फाइल करने का कोई राइट नहीं। आपको गवर्नमेंट देगा ही नहीं फाइल करने को। समझ में? अ पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड GSTR3B फॉर 2 पीरियड्स, ओके, उसको GSTR1 फाइल करने नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा पर्सन जिसको 86B अप्लाई हो रहा है एंड उसने 1 मंथ का रिटर्न फाइल नहीं किया। वापस एक बार, अगर आपको 86B अप्लाई नहीं होता एंड आपने पिछले 2 3B फाइल नहीं किए, तो GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको 86B अप्लाई होता है एंड पिछला 3B फाइल नहीं किया, तो आप करंट GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। समझ में? अब GSTR1 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जो B2B सप्लाईज होती है, B2B समझते हो? जिसके पास GST नंबर है, मेरे पास तो है ही है, सामने वाले के पास अगर GST नंबर है। ओके, एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। दिख रहा है? ओके, अब अपन रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, GSTR1 में रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी? ओके, अगर हम B2B सप्लाईज की बात करें, B2B, सो B2B का अपने को हमेशा इनवॉइस वाइज डिटेल सबमिट करना होगा। क्या करना होगा? इनवॉइस वाइज, मतलब इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, GST नंबर। ठीक है, GST नंबर डालेंगे, पार्टी नेम अपने आप आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, RCM, यस और नो। B2B इनवॉइस वाइज जाएगा। अगर हम B2C की बात करें, ओके, तो इसमें अपने को 2 पार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। ओके, अगर इंटरस्टेट की बात करें हम, B2C मतलब सामने वाले के पास नंबर नहीं है एंड मैंने उसको इंटरस्टेट बेचा। ओके, तो यहाँ पर अगर इनवॉइस वैल्यू इज इज अप टू 2,50,000, अप टू 2,50,000। ओके, देन इन दैट केस आपको कंसोलिडेटेड डिटेल ही डालनी है। दैट इज आपको कोई इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं डालनी। ओके, हाउएवर अगर इंटरस्टेट सप्लाईज में इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, पर इनवॉइस अगर मोर देन 50,000, सॉरी 2,50,000, देन इन दैट केस आपको इनवॉइस वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी। समझ में?
एंड इंट्रा स्टेट में चाहे 2,50,000 से ऊपर हो नीचे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंसोलिडेटेड इनवॉइस डिटेल्स डालनी। कंसोलिडेटेड डिटेल्स, कंसोलिडेटेड मतलब क्या, पूरे महीने का एक फिगर। ओके, पूरे महीने का एक फिगर, दैट्स इट। इनवॉइस वाइज मतलब इनवॉइस नंबर के साथ, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट एंड सो ऑन। पर कंसोलिडेटेड मतलब टोटल एक फिगर आ जाएगी, समझ में? ये रिपोर्टिंग का चार्ट याद रखना। okay? जिसको स्क्रीनशॉट्स निकालना है इस चार्ट्स का वो साथ में निकालते जाओ, मैं नहीं रुक पाऊंगा। ओके, क्या जीएसटीआर 1 को हम रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो। लेकिन अगर आपको कोई एंट्री को रेक्टिफाई करना है तो आप कर सकते हो अगले साल के सितंबर तक। समझ में आया? नेक्स्ट, जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A इज अ डायनामिक स्टेटमेंट। ओके, जीएसटीआर 2A मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई सप्लायर हूं, मैंने जीएसटीआर 1 फाइल किया, तो रिसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में दिखता है। समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन अवेल आईटीसी। है समझ में? व्हाट इज जीएसटीआर 2B एंड 2A, दोनों का डिफरेंस क्या है? 2B क्या होता है, ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। ओके, आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है, बट स्टैटिक स्टेटमेंट है। ओके, द कट ऑफ डेट इज 13th। सो जो पर्सन 13th तक रिटर्न फाइल करते हैं उन्हीं का डिटेल्स 2B में दिखेगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो एक सप्लायर है। ओके, उसने अप्रैल मंथ का रिटर्न जो फाइल होना चाहिए था 11th मई तक, ओके, उसने फाइल किया है से 30th मई को। ठीक है, 30th मई को। समझा, ये केस है। सो जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2A में, ओके, ये अप्रैल में ही दिखेगा। इट विल बी शोन इन अप्रैल ओनली। क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ का आपका सेल इनवॉइस था, आपका परचेज इनवॉइस था। ओके, अगर हम 2B की बात करें तो 2B में कब तक दिखेगा, कौन से मंथ में दिखेगा? आंसर इज मई मंथ में। क्यों? क्योंकि 13th मई तक रिटर्न फाइल नहीं हुई, सो 2B में जाएगा मई मंथ में। सो ये जो 2 है ये हर बार चेंज होएगा। ओके, आज देखोगे कुछ अलग निकलेगा, कल देखोगे कुछ अलग निकलेगा, बट 2B वुड बी स्टैटिक। आया समझ में? So this is 2A 2B. What is GSTR 3? GSTR 3 is a summary return for payment of tax. आप 3B से पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3B से आप पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो। ओके, जीएसटी के रिटर्न्स का एक खासियत है, जब तक आप पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं करोगे तब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डेट फॉर सबमिटिंग 3B इज 20th, लेकिन 22nd एंड 24th भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। 3B किसको फाइल करना है? किसको फाइल करना है? जिनको जीएसटीआर 1 करना है उन्हीं को 3B करना है। एकदम सिंपल। ओके, 3B में हम खुद का आईटीसी खुद डालते हैं, लेकिन इट हैज टू बी एज पर जीएसटीआर 2B। आया समझ में? 3B में हम आईटीसी डालेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज जीएसटीआर 4। किसको फाइल करना है? कंपोजिशन पर्सन को। एनुअली फाइल करना है, पूरा साल खत्म होने के बाद जो 30th अप्रैल आएगा तब तक फाइल करना है। जो कंपोजिशन पर्सन है उनको टैक्स पेमेंट कब तक करना होता है? क्वार्टर के एंड के बाद जो नेक्स्ट महीना आएगा उसके 18 तक पे करना पड़ेगा। समझ में आया? जीएसटीआर 5, नॉन रेसिडेंट पर्सन को, इसका जो टाइम लिमिट रिटर्न फाइलिंग का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है सुनो, ये भी 3B जैसा ही काम करता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए। किसके लिए? एनआरटीपी के लिए। विद इन 20 days फ्रॉम द एंड ऑफ कैलेंडर मंथ, ओके, दैट इज अगर अप्रैल का है तो 20 में, और विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी इनका 90 days का होता है, 90 days एक्सटेंशन इज पॉसिबल। तो रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ उधर से 7 दिन, और मंथ एंड खत्म होने से 20 दिन, विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम लिमिट टू फाइल जीएसटीआर 5। समझ में? जीएसटीआर 6 आईएसडी, अगले महीने के 13 तक फाइल करना है। जीएसटीआर 7 टैक्स डिडक्टर, अगले महीने के 10 तक फाइल करना है। टैक्स डिडक्टर को पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता है टीडीएस का पेमेंट, वो भी 10 तक ही करना पड़ेगा। आया समझ में? मंथली करना है टैक्स डिडक्टर्स को। टैक्स कलेक्टर, ठीक है, टैक्स कलेक्टर को भी 10 तारीख तक करना होगा। ओके, एंड जो टीसीएस उन्होंने कलेक्ट किया है उसको भी उसको पे करना पड़ेगा 10 तक। ओके, जीएसटीआर 3B में कब तक पे करते थे? 3B के फाइलिंग के ड्यू डेट तक। जीएसटीआर 4 में क्वार्टरली। जीएसटीआर 7 8 में जो 10th तारीख है तब तक, 10th तारीख तक। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न,
Okay. जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है उसको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है। जिसका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर है उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, दैट इज कॉल्ड एज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में अपन क्या करते हैं, जो भी अपना एडजस्टमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो पूरे एडजस्टमेंट्स को टेकअप करके अपन जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं। जो भी एडिशनल लायबिलिटी होगा वो हम डिस्चार्ज करेंगे। ओके, ड्यू डेट क्या है उसका, 31 दिसंबर ऑफ सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। जीएसटीआर 9A कंपोजिशन पर्सन वालों के लिए होता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको किसको फाइल करना है जीएसटीआर 9? सभी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट सभी को एक्सेप्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस, कलेक्टर, टैक्स डिडक्टर, ओके, एंड ओआईडीआर। तो यहाँ पर एक सिंपल पर्सन ऐड हुआ है एक्सेप्शन लिस्ट में, दैट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी को जीएसटीआर 1 फाइल करना था, 3B फाइल करना था, 9 फाइल नहीं करना। बाकी जो भी लोग हैं जिनको जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करना, उनको 3B भी नहीं करना, उनको 9 भी नहीं करना। समझ में आया? ओके, 9A इज फॉर कंपोजिशन पर्सन। ओके, मैंडेटरी होता है ये तो। 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 9B ई कॉमर्स के लिए नोटिफाई हुआ ही नहीं। 9C इट इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, जो भी डिफरेंस होगा फाइनेंशियल एंड रिटर्न्स, उसका जो भी डिफरेंस है उसका रीजनिंग अपने को जीएसटीआर 9C में देना होगा। समझ में? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उनको जीएसटीआर 9C भरना पड़ता है। ओके, जीएसटीआर 9C में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले तक कैसे होता था, 9C was to be certified by CACMA, लेकिन after this amendment GSTR 9C is no longer to be certified by CACMA। 9C बनाओ, ओके, बिना CACMA के साइन के वो अपलोड किया जाएगा। समझा? इसके पीछे कुछ लॉजिक था गवर्नमेंट का, मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। ओके, 1 बजे के बाद। सो 9C में उतना ही काम है, काम कुछ कम नहीं हुआ। 9C काम उतना ही है, लेकिन सिर्फ बात क्या है, CACMA को सर्टिफाई नहीं करना अब से। ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए नहीं करना। नेक्स्ट जीएसटीआर 10, इट इज अ फाइनल रिटर्न। जिस पर्सन का जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है, ओके, उसको फाइनल रिटर्न फाइल करना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर। ठीक है, यहाँ से 3 महीने में क्या करना है, फाइनल रिटर्न फाइल करना। नेक्स्ट जीएसटीआर 11, जिनके पास यूआईएन है, ओके, जो यूएन एम्बसीज, ओके, फॉरेन कॉन्सुलेट्स, उन लोग के लिए जीएसटीआर 11 फाइल करना होता है। कब तक फाइल करना है उनको, 28th of every month succeeding the month in which inward supply is received. Next, coming to some other sections, first return। ठीक है, मान के चलो कि 1 अप्रैल को यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, 15 अप्रैल को आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला। सो 1 से 15 तक का जो भी आपने सेल किया उसको आपको फर्स्ट रिटर्न में दिखाना होगा। फर्स्ट रिटर्न मतलब फर्स्ट रिटर्न आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, उसमें दिखाना होगा। सेक्शन 46 अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, असेसमेंट एंड ऑडिट में पढ़ेंगे। सेक्शन 47 डिले इन फाइलिंग रिटर्न्स के लिए लेट फीस। ओके, लेट फीस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नील रिटर्न है, ओके, नील जीएसटीआर 3B है, या फिर नील जीएसटीआर 1 है, या फिर नील जीएसटीआर 4 है, देन इन दैट केस इट इज 10 रुपीज CGST, 10 रुपीज SGST। Okay, it is 10 rupees CGST, 10 rupees SGST, and maximum that is called as upper cap. Upper cap is 250 rupees CGST, 250 rupees SGST। ठीक है, दिस इज पर डे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास चार्ट बुक है मेरा, इसको पर डे कर दो। पर डे 10 रुपया CGST, पर डे 10 रुपया SGST। ओके, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 250। ओके, नेक्स्ट GSTR 3B। देखो, ये अपन ने नील की बात किया, नील की। अगर नील नहीं है, नील मतलब जिसमें ना ही परचेज है ना ही सेल है, उसको नील बोलेंगे। ओके, पेमेंट अगर नील है पर आईटीसी है आपके पास तो वो नील नहीं कहा जाता है। ओके, सो नील मतलब नो सेल्स नो परचेज। सो अगर 3B 1 या फिर GSTR 4 उस पर्सन का जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 CR है, ओके, एंड नील नहीं है, देन इन दैट केस क्या होगा, देन ₹25 CGST, ₹25 SGST इज द लेट फीस पर डे, एंड मैक्सिमम इज 1000। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से ऊपर है तो आपका पर डे तो उतना ही रहेगा, 25 रुपीज CGST, 25 रुपीज SGST, लेकिन अपर कैप आपका 2500 CGST, 2500 SGST हो जाएगा।
और GSTR 7 का अगर लेट फाइलिंग है तो इन दैट केस 25 रुपीज CGST, 25 रुपीज SGST एंड अपर कैप इज 1000 डन। GST प्रैक्टिशनर्स, ओके, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। ओके, इसमें खाली इतना है कि कौन GSTP का जो भी सर्टिफिकेट है वो ले सकता है। ओके, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम इज ऑलवेज अपर कैप। हाँ, ये पर डे नहीं, इट इज अपर कैप। अगर ये भी पर डे एंड ये भी पर डे हो गया तो मतलब क्या? नो, दिस इज नॉट पर डे, इट इज नॉट पर डे, इट इज अपर कैप। मतलब अगर पर डे वाइज अगर आपका 40,000 का पेनल्टी आ रहा है, पर अपर कैप इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं भरना आपको। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट QRMP स्कीम। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? ओके, यस इट इज ओवरऑल। चलो अब अपन पढ़ते हैं QRMP स्कीम। वेरी सिंपल येट इंपॉर्टेंट। QRMP स्कीम, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ठीक है। क्वार्टरली क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ओके। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम। हैंड राइटिंग एंड स्पेलिंग मिस्टेक जाने देना, मेरे को मालूम है स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम। अब यहाँ पर रिटर्न मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 1 की 3B की? आंसर इज ऑब्वियसली 3B की, क्योंकि 1 का क्वार्टरली ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल था, उसके लिए नया स्कीम नहीं है। नया स्कीम है 3B क्वार्टरली के लिए, ठीक है। सो 3B जो अब तक चलते आया उसमें हम लोग मंथली ही फाइल करते थे, चाहे GST 1 किसी का क्वार्टरली हो या मंथली हो, सभी का हम लोग मंथली करते थे। लेकिन लेकिन अब 3B भी क्वार्टरली हो सकता है, तो क्या पेमेंट ऑफ टैक्स भी क्वार्टरली होगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट वांट्स पेमेंट ऑन टाइम। गवर्नमेंट को पेमेंट टाइम पर चाहिए। आप 3B में डिटेल्स बाद में दो, वैसे भी आप 3B में कुछ डिटेल्स दे करके झंडे नहीं गाड़ते, बराबर है। 3B में आप क्या देते हो? व्हाट यू गिव इन 3B? सेल्स टोटल, परचेज टोटल, बस। आउटपुट टैक्स एंड ITC, खत्म। इससे अलावा आप कुछ देते नहीं, बराबर ना। सो गवर्नमेंट ने बोला 3B आप क्वार्टरली दोगे तो भी चलेगा, पर हमको पेमेंट ऑफ टैक्स मंथली चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मंथली के लिए किस तरीके से करना है वो सुनो। सो पेमेंट ऑफ टैक्स इज मंथली, पेमेंट ऑफ टैक्स इज मंथली, पेमेंट मंथली ही होगा। पेमेंट कैन नॉट बी क्वार्टरली एक्सेप्ट कंपोजिशन पर्सन। ओके, अगर हम पेमेंट ऑफ टैक्स मंथली कर रहे हैं उसके दो ऑप्शन। सबसे पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकेंड इज सेल्फ असेसमेंट मेथड। ओके, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड, समझ में? अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि आपको एक फिक्स हम लोग परसेंटेज दे देंगे, उतना आप पे करना। ओके, सो इट इज डिपेंडेंट वेदर योर रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इज क्वार्टरली और मंथली। अगर आपने पिछले रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल किए, ओके, या फिर पिछले रिटर्न्स मंथली फाइल किए, अगर पिछला रिटर्न आपने क्वार्टरली फाइल किया है तो किस तरीके से आपको करंट मंथ में टैक्स का पेमेंट करना है वो सीख रहे हैं अपन, है ना। वेरी गुड सलोनी। ओके, अभी कैसे करना है क्वार्टरली सुनो। अभी मान के चलो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का आप लोगों ने क्या किया? क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया। क्या क्या? क्वार्टरली। ओके, अब यहाँ पर गवर्नमेंट कहता है कि ये क्वार्टर में आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से कितना पेमेंट किया ये बताओ। ठीक है, हम अभी अप्रैल अप्रैल मंथ में, हम लोग अभी वी आर इन अप्रैल मंथ।
वी आर वॉचिंग आउट प्रीवियस क्वार्टर, पिछला क्वार्टर का रिटर्न फाइल हुआ है, पिछले क्वार्टर में कितना कैश लेजर से डिपॉजिट किया। एग्जाम्पल, आपने 25,000 कैश में जीएसटी पेमेंट किया इस क्वार्टर का, 3 महीने का 25,000। ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है आप अप्रैल में अभी कितना पे करोगे एज पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। गवर्नमेंट सेज आप पे करो 35% ऑफ व्हाट यू डिस्चार्ज थ्रू कैश लेजर इन प्रीवियस क्वार्टर। सो 25,000 इंटू 35%, ये आपको अप्रैल में करना पड़ेगा। मई में भी आपको सेम ही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ओके, मई में आपको सेम सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, 25,000 इंटू 35%। सर एक्चुअल में अगर कम रहा ज्यादा रहा तो, एक्चुअल में ज्यादा रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आपको इतना ही पे करना। अगर एक्चुअल में कम रहा, ओके, एक्चुअल में कम रहा मतलब आपके पास आईटीसी ज्यादा है, ओके, देन इन दैट केस आप पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, सो अप्रैल में इसमें आप क्या करोगे, 25,000 टू 35%, 25,000 टू 35%। जून में आपके पास एक्चुअल डिटेल्स तो अवेलेबल हो ही जाएंगी, बट ऑब्वियस ही चीज है। ओके, जून में आपको क्या करना होगा, अप्रैल में जून का लायबिलिटी, ओके, अप्रैल प्लस मई प्लस जून, तीनों का लायबिलिटी कितना है, माइनस करेंगे अपन आईटीसी, ओके, माइनस करेंगे ऑलरेडी कैश डिपॉजिटेड एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जो भी नेट आएगा अपने को वो भरना है। आया समझ में, एकदम सिंपल, समझ में आया। अगर आपका पिछला रिटर्न क्वार्टरली है तो जो भी आपने कैश लेजर से पे किया उसका 35% आपको पहले 2 महीने में पे करना है। और अगर पिछले रिटर्न्स आपके मंथली थे, मतलब आपने मार्च 2022 का रिटर्न अगर आपने मंथली फाइल किया, ऑब्वियसली मंथ का है, तो यहाँ पर अप्रैल में आपसे कितना टैक्स लिया जाएगा, एग्जैक्टली सेम व्हाट यू डिस्चार्ज थ्रू कैश लेजर इन मार्च। ओके, इट मीन्स 100% ऑफ टैक्स डिस्चार्ज्ड, 100% ऑफ टैक्स डिस्चार्ज्ड, ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च। आया समझ में, एकदम सिंपल था। जितना भी आपने मार्च मंथ में पेमेंट किया उसका 100%, ई कैश लेजर से जितना पे किया वो, नॉट थ्रू आईटीसी, ई कैश लेजर। मई में भी आप लोग सेम करोगे। अब मई में आप अप्रैल का लोगे क्या, नहीं, आप मई मार्च का ही लोगे ऑब्वियसली। सो मार्च में भी सेम, सॉरी मई में भी सेम। जून में क्या करेंगे अपन, अप्रैल में जून का लायबिलिटी माइनस आईटीसी माइनस कैश डिपॉजिटेड अंडर सेल्फ असेसमेंट, सॉरी अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मंथली वाला। ओके, समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। इज दैट वेरी क्लियर? कमेंट बॉक्स में लिखो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट मेथड की। सेल्फ असेसमेंट मेथड, अब सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, आपका लायबिलिटी आप खुद निकालो, माइनस आप आईटीसी कर दो, जो भी नेट आएगा आपको वो आप पेमेंट कर देना। समझ में? इट इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट मेथड। यू असेस योर लायबिलिटी, यू असेस योर आईटीसी एंड पे द डिफरेंस। इज दैट क्लियर? अप्रैल में भी यही करो, मई में भी यही करो, जून में भी यही करो। ओके, सो बेसिकली जून में जब हम पेमेंट करेंगे तब जून का ही पेमेंट करेंगे, ऑब्वियस चीज है। लेकिन दिस इज इंडिया, यहाँ पर बैक डेटेड एंट्रीज का कोई जवाब नहीं। ओके, हम लोग कभी भी बैक डेटेड एंट्रीज पास करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है, जून मंथ में जो लायबिलिटी आएगी, हो सकता है जून मंथ में जितनी आनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज्यादा आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सेल इनवॉइस हमने बढ़ा दी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली इधर शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर अपने को पे करना पड़ेगा अभी। सो जो शॉर्टफॉल है उसके ऊपर इंटरेस्ट का क्या प्रोविजन है वो देखेंगे अपन अभी, है ना। चलो, अभी अपन क्या देखने जा रहे हैं, शॉर्टफॉल के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में शॉर्टफॉल, ठीक है, सुन के अजीब लग रहा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में शॉर्टफॉल कैसे होगा, लग रहा है ना। शॉर्टफॉल कैसे होगा, गवर्नमेंट ने बोला 35% भरो, हम भर रहे हैं, व्हाट इज शॉर्टफॉल, नथिंग। ओके, वैसे तो कोई शॉर्टफॉल है ही नहीं। अभी गवर्नमेंट इंटरेस्ट किस तरीके से ले रहा है वो समझना। ओके, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई जून। ओके, अभी ये एक्चुअल लायबिलिटीज है एंड ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से आपने जो भरा है वो है।
ओके, जस्ट अ सेकंड ना। ओके, एक्चुअल लायबिलिटी था से 40 रुपया, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से मैंने 30 रुपया भरा। मई मंथ में लायबिलिटी था 42, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड्स के हिसाब से अपन ने वापस से 30 भरा। ओके, अभी जून मंथ में एक्चुअल लायबिलिटी आ रहा है 54। ओके, अभी फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं है, अभी आपको एक्चुअल पे करना है। ओके, ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर शॉर्टफॉल कितना है? शॉर्टफॉल कितना है? 10। यहाँ पर शॉर्टफॉल है 12। ओके, अभी जून में हम कितना पेमेंट करेंगे? कैन आई से 54 प्लस 40 प्लस 42, ठीक है, माइनस जितना हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, दैट इज नथिंग बट 60। कितना आ रहा है देखो तो, 54 प्लस 40 प्लस 42 माइनस 60, 76। ओके, अब 76 के दो पार्ट है। 76 के दो पार्ट है, एक है 54, एक है 22। 22 इज दिस शॉर्टफॉल, यस और नो, एंड 54 इज एक्चुअल ऑफ जून। समझ में आया? तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि ये 22 आपका शॉर्टफॉल है, मैं मानता हूं, ठीक है, हम इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे क्या? आंसर इज हम इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे अगर अगर आप लोग 76 रुपीज जून मंथ का जो पेमेंट ऑफ टैक्स का टाइम लिमिट दैट इज 3B के साथ। ओके, तो 76 रुपीज इफ यू पे अप टू 3B, okay, up to 3B, then no interest should be levied on this shortfall. I hope discussion is clear. Chat box पे yes लिख दो, समझ में आया? अगर 76 फुल लायबिलिटी का पेमेंट आप लोग 3B के साथ कर लेते हो तो आपको शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ असेसमेंट मेथड का शॉर्टफॉल जो होगा वो, अगर आप नहीं भरते तो कब से लगेगा? चलो ये भी डिस्कस कर लो। अगर नहीं लगता तो नहीं आपने पेमेंट किया 3B तक, तो फिर कब से कब तक लगेगा? आंसर इज जून मंथ के बाद जो डेट आती है दैट इज 20 जुलाई आती है ना, जून का डेट। सो 21 जुलाई से लेकर के जब भी आप पेमेंट करते हो तब तक लगेगा। किसके ऊपर? जो भी आपका शॉर्टफॉल है दैट इज 76। ये भी पे नहीं किया, शॉर्टफॉल भी, तो शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट कब से लगा? नॉट फ्रॉम दिस का ड्यू डेट, अप्रैल का ड्यू डेट से नहीं लगा, जून का जो ड्यू डेट था दैट इज क्वार्टर का, उधर से लगा। समझ में आया? फ्रॉम 21 जुलाई, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फिक्स्ड सेल्फ असेसमेंट मेथड की बात करें तो क्या होगा उसमें? सेल्फ असेसमेंट मेथड, ओके, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, आपने सेल्फ असेसमेंट मेथड के हिसाब से टैक्स का पेमेंट किया से 25, 27, ओके, और एक्चुअल भी आएगा। एक्चुअल निकला 29। ओके, मई मंथ में एक्चुअल निकला 30, जून मंथ का एक्चुअल से 42। ओके, इस तरीके से। अभी जून मंथ का 42 तो पे करना ही है मुझे। मई मंथ का जो शॉर्टफॉल है कितना था? 3 रुपए का शॉर्टफॉल है, एंड यहाँ पर है 4 रुपए का। ओके, तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको टोटल कितना पे करना है? 42 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 49। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो भी अप्रैल का शॉर्टफॉल है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम 21 मई। जो मई का शॉर्टफॉल है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम 21 जून, एंड जून के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, प्रोवाइडेड यू फाइल रिटर्न दैट इज 3B विद इन टाइम एंड पे टैक्सेस। ओके, सो बाकी दोनों के शॉर्टफॉल पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपने डिटरमाइन किया था। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिपार्टमेंट का गलती था, डिपार्टमेंट 35% का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको फॉलो किया, मेरी क्या गलती? ओके, लेकिन सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होगा? आपने खुद ने डिटरमाइन किया ना, और खुद ने डिटरमाइन किया और शॉर्टफॉल आया तो भरो इंटरेस्ट। समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विथ QRMP स्कीम। ओके, सो अपना पूरा रिटर्न्स चैप्टर हो जाता है। थैंक यू सो मच।